हेलो एवरीवन, पैसिव वॉइस का हमारा टॉपिक जिसमें हम लोगों ने किस तरह से सेंटेंसेस को चेंज करना है, एफर्मेटिव सेंटेंस कैसे चेंज होंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे चेंज होंगे, यह सब पढ़ लिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि कुछ चेंजेज ऐसे होते हैं जहां पर कई बार डबल ऑब्जेक्ट आता है, क्योंकि पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट की जगह लेते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि डबल ऑब्जेक्ट हो जाते हैं, तो उनके बारे में हम पढ़ेंगे। कभी कभार क्या होता है कि कुछ अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स होते हैं जिनको बाय के साथ नहीं लिखते, उनके साथ कैसे हम लोगों को चेंजेज करना है, यानी डबल ऑब्जेक्ट होने पर हमें कैसे करना, और जो है वो अननोन या अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट होने पर हमें कैसे उसको पैसिव वॉइस में बदलना है, उसको हम लोग पढ़ेंगे। उसके साथ में ही हम लोगों को सेंटेंस में ऑब्जेक्ट को पहचानना कैसे, वह भी हम आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे। पिछले अगर पैसिव वॉइस के वीडियो हमने नहीं देखे हैं तो आई बटन में हमको प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, हम उसके द्वारा सारे ही वीडियो वापस देख करके और हम जो है वो ठीक से इसको याद कर सकते हैं। ये वीडियोस जो है वो हमारी एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, और सभी तरह के कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में भी यह पैसिव वॉइस जो है वो 100% पूछा जाने वाला टॉपिक है, इसीलिए ठीक से हम इस टॉपिक को समझेंगे। तो चलिए हम लोग आज का यह वीडियो शुरू करते हैं। हमारे इस वीडियो में हम पढ़ रहे थे कि मैंने अभी बताया कि जैसा कि हम लोगों ने इंट्रोगेटिव और एफर्मेटिव सेंटेंस को कैसे चेंजेज करना है वह तो हमने पढ़ लिया है, लेकिन कई बार जो है वो क्वेश्चन पूछा जाता है जिसमें अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स आते हैं, तो उसके बारे में मैं थोड़ा बताऊंगा कि कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जिनको ऑब्जेक्ट के साथ, यानी ऑब्जेक्ट की जगह ले जाते समय बाय के साथ लिखने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। तो ऐसे कौन कौन से सब्जेक्ट है ताकि वो आने पर हमको बाय के साथ लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है, हम पहले भाग में वह समझेंगे। तो चलिए मैं कुछ सब्जेक्ट्स ऊपर लिखता हूं। जैसे मान लीजिए कि अगर हमारी परीक्षा में, यानी हमारे जो क्वेश्चन है उस एक्टिव वॉइस में पीपल सब्जेक्ट के रूप में आया है, अगर उस सब्जेक्ट के रूप में वी का यूज हुआ है, दे का यूज हुआ है, अगर उस सब्जेक्ट के रूप में समवन, समबडी, एनीवन, एनीबडी, अगर इस तरह के शब्दों का प्रयोग हुआ है सब्जेक्ट के रूप में, अगर ऑल शब्द का यूज भी हुआ है, उस वर्ड का यूज भी हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, आदि शब्दों को पैसिव बनाते समय बाय के साथ नहीं लिखते। एक बार हम वापस इसको समझेंगे कि यह जो मैंने वर्ड्स लिखे हैं ऊपर, उन वर्ड्स के अंदर देखा जाए तो यदि पीपल आया है, यदि वी और दे, वैसे हम वी और दे को लिखते भी हैं हमारे एग्जाम्स में वगैरह, लेकिन कई बार कंपटीशन एग्जाम्स में ऐसा पूछा जाता है तो आई, वी, दे, एस नहीं लिखे जाते हैं, तो इनको एक बार थोड़ा सा अपन छोड़ भी सकते हैं। उसके बाद में समवन, समबडी, एनीवन, एनीबडी, ऑल, ये सारे जो सब्जेक्ट्स आते हैं तो इनको जब ऑब्जेक्ट की जगह ले जाएंगे पैसिव वॉइस में बनाते समय, तो इसको बाय के साथ नहीं लिखते हैं। यह जो है ना वो मेन इसकी बात है पैसिव के अंदर, इसको हम लोगों को ठीक से ध्यान में करना। मैं इसके कुछ एग्जांपल्स आपके सामने लिखता हूं, जैसे कि पहला एग्जांपल है पीपल स्पीक्स इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब ऐसा अगर वर्ड आया है, इसको हम लोग जब पैसिव में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, यह हमारा सब्जेक्ट है, यह हमारा वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी पैसिव प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस है, इंग्लिश जो है वो हमारा ऑब्जेक्ट है, और यह हमारा अदर सेंटेंस है जो पीछे लिखा जाता है। अब हम लोग इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह लाएंगे तो इंग्लिश हम लोग आगे लिखेंगे। उसके बाद में यह जो है वो टेंस हमको ध्यान में आता है, प्रेजेंट सिंपल टेंस है, और प्रेजेंट सिंपल टेंस के पैसिव में हमने पुराने वीडियो में पढ़ा है, हम आई बटन पर क्लिक करके और उस पूरी प्लेलिस्ट को देख सकते हैं पैसिव वॉइस की, तो उसमें हमको मिलेगा यह प्रेजेंट सिंपल टेंस में इज आर एम का यूज होता है।
इंग्लिश प्रेजेंट सिंपल टेंस में सिंगुलर है, इसीलिए इज का यूज होगा प्रेजेंट सिंपल टेंस में। तो इंग्लिश इज स्पीक की थर्ड फॉर्म स्पोकन, फिर बाय पीपल साथ में लिखने की जरूरत नहीं, यहां पर इन है तो इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। यह हम ऐसे इस सेंटेंस को चेंज करेंगे। एक बार वापस देख लीजिए, हमने इसको पढ़ा है कि कैसे जो है वो इंग्लिश को हम लोगों ने आगे लाया है। तो हमने लिखा इंग्लिश, जैसा कि टेंस प्रेजेंट सिंपल है तो हेल्पिंग वर्ब इज आर एम लगेगा। इंग्लिश एक सिंगुलर वर्ब है, इस सब्जेक्ट है, इसीलिए हम यहां पर इज का यूज करेंगे। पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म की जरूरत रहती है, इसलिए स्पीक की थर्ड फॉर्म स्पोकन हम लोग लिखेंगे, और उसके बाद में इस पीपल को पीछे लाने की जरूरत नहीं, हम इसको नहीं लिखेंगे, यह कट जाएगा। क्यों? क्योंकि यह अननोन और अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, इसीलिए इसके लिए हम लोग जो है वो टॉपिक का नाम भी हम ऐसा ही लिखते हैं, अननोन या अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट। यह हमारे टॉपिक का भी नाम है जो आज हम पढ़ रहे हैं। आप चाहे तो इसको हेडिंग में ऊपर भी लिख सकते हैं। तो अननोन और अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स आज हम पढ़ रहे हैं, तो इसीलिए इस पीपल को पीछे ले जाकर लिखने की कोई आवश्यकता नहीं रहती है, तो इसीलिए हम बाय के साथ नहीं लिखेंगे, शेष वाक्य को लिख देंगे। जैसे मैं एक और एग्जाम्पल आपको बताता हूं इससे ही रिगार्डिंग या रिलेटेड, जो है वो मैं लिखता हूं जैसे कि ऑल आर सिंगिंग अ सॉन्ग। अब यहां पर हम लोग देखेंगे तो यह जो सेंटेंस है जिसमें अ सॉन्ग ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को जब हम आगे लाएंगे तो अ सॉन्ग लिखेंगे, और इसके बाद में ये आर सिंगिंग, यानी यह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है, यह एक्टिव वॉइस। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, तो इज आर एम के साथ में बीइंग लगाएंगे, ऐसा हमने पढ़ा हुआ है। तो ऑल के साथ में, ऑल एक प्लूरल है इसीलिए हम इसमें आर लगा रहे थे, लेकिन अ सॉन्ग के साथ हम लोग इज लगाएंगे क्योंकि यह सॉन्ग सिंगुलर है, इसलिए सॉन्ग इज, और उसके बाद में हम लगाएंगे बीइंग, सिंग की थर्ड फॉर्म संग, और फिर उसके बाद में बाय ऑल लिखने की जरूरत नहीं है। तो इस प्रकार से हम इस सेंटेंस को बनाएंगे। आशा है आपको समझ में आ गया होगा। मैं कुछ एग्जाम्पल्स और लिखवाता हूं, फिर उसके आगे अगला एग्जाम्पल मैं एक लिखता हूं, आप ठीक से समझिएगा। समवन हैज स्टॉलन माय बुक। अब यहां पर हम लोग देखेंगे तो यहां पर हमको ध्यान में आता है कि समवन जो है वो इस वाक्य में सब्जेक्ट है जो कि अनइम्पोर्टेंट है या अननोन है। उसके बाद में यह एक हेल्पिंग वर्ब है, यह एक वर्ब है, और माय बुक एक ऑब्जेक्ट है। हम क्या करेंगे, इस माय बुक जो ऑब्जेक्ट है इसको सब्जेक्ट की जगह ले जाएंगे। अब जब सब्जेक्ट की जगह ले जाएंगे तो इसको हम बनाएंगे माय बुक। फिर उसके बाद में टेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को जब हम चेंज करते हैं तो इसके साथ हैज बीन आ जाएगा, और उसके बाद थर्ड फॉर्म स्टोलन है ही है, ठीक है ना। तो माय बुक हैज बीन स्टोलन, बाय समवन लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि बाय समवन यह एक अननोन सब्जेक्ट है, किसी के द्वारा चुरा ली गई, यह ऐसा नहीं लिखने की जरूरत है, मेरी बुक चोरी हो गई है ना, ऐसा हम लोग इसमें लिखेंगे। अब कुछ जो है वो अनइम्पोर्टेंट और अननोन सब्जेक्ट्स रह गए हैं, वो मैं लिखता हूं कि यदि हम इसको पढ़ें तो हम यहां लिखेंगे, एक और इसका रूल है कि यदि नो वन, नन, नोबडी सब्जेक्ट के रूप में आते हैं तो इन्हें भी हम बाय के साथ नहीं लिखते, लेकिन इनका पैसिव नेगेटिव बनेगा। अब देखिए यहां थोड़ा सा चेंज है, इसीलिए मैंने वहां छोड़ करके यहां अलग से लिखवाया है।
अब इसमें क्या चेंज है तो वह हम देखेंगे इसमें कि यदि नो वन, नन, नो बड़ी यह सब आएंगे तो इनको भी हम बाय के साथ नहीं लिखते उनकी तरह ही, लेकिन क्या होगा कि इसको जब हम पैसिव बनाएंगे तो इसका जो पैसिव है ना वो नेगेटिव बनेगा। नेगेटिव का मतलब उसमें नॉट का यूज हमको करना पड़ेगा। अब वो क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि हमको ये तीनों ही वर्ड दिख रहे हैं जो नेगेटिव वर्ड है। अब इसको हम हटा देंगे, बिल्कुल बाय में के साथ नहीं लगाएंगे तो वो सेंटेंस ही एफर्मेटिव बन जाएगा, और हमको जो है वो जब सेंटेंस एफर्मेटिव बन जाएगा तो हमारा पैसिव गलत हो जाएगा। तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, उसमें हमारी ओर से एक नॉट जोड़ना होगा, और वह नॉट जो है वो हेल्पिंग वर्ब के साथ ही लगेगा। अब जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूं कि नो वन केम, या सॉरी यह इंट्रांजिटिव वर्ब है, तो नो वन हैज प्लेड क्रिकेट, यानी क्रिकेट कोई भी नहीं खेला। अब हमको जो है वो इसका पैसिव बनाना है, तो जैसा कि हम जानते हैं यह सब्जेक्ट है, यह हेल्पिंग वर्ब है, यह वर्ब है और यह ऑब्जेक्ट है। कोई भी क्रिकेट नहीं खेला, अब अर्थ इसका पैसिव में भी यही रहना चाहिए, उसका मीनिंग जो है वो चेंज नहीं होना चाहिए। मैंने पहले वीडियो में आपको बताया था कि हम लोग जो है वो एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो उसके मीनिंग में किसी तरह का कोई चेंज नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए हम इसको ऑब्जेक्ट को यहां पर लाएंगे और यहां पर हम लोग लिखेंगे क्रिकेट। अब यहां पर हैज का यूज करेंगे क्योंकि क्रिकेट भी सिंगुलर ही है, तो क्रिकेट हैज, हैज के साथ में हम सभी जानते हैं कि बीन का यूज होता है, तो हैज बीन, और प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड आएगा। ठीक है, बाय के साथ नो वन नहीं लिखना। अब देखिए इसका मीनिंग क्या होता है। ऊपर वाले का मीनिंग है कि नो वन हैज प्लेड क्रिकेट, कोई क्रिकेट नहीं खेला। अब नीचे वाले का अर्थ है क्रिकेट हैज बीन प्लेड, यानी क्रिकेट खेला गया। अब ये तो कोई नहीं खेला तो कैसे खेला गया? हो सकता है क्या ऐसा? नहीं हो सकता, इसीलिए हम इसके साथ नॉट का यूज करेंगे। तो इसीलिए क्रिकेट हैज नॉट बीन प्लेड, यानी कि क्रिकेट जो है वो नहीं खेला गया। तो यहां पर हमने इस नॉट को लगाया तो इसका सही मीनिंग आया। ठीक है, ऐसे ही एक और मैं सेंटेंस लिखता हूं, नोबडी कॉल्ड मी। अब यहां पर देखिए यह जो है वो हम इस सेंटेंस को देखते हैं तो यह हमारा सब्जेक्ट है, यह हमारा वर्ब है और यह हमारा ऑब्जेक्ट है। अब यह जो वर्ब है कॉल्ड, यह हमारी सेकंड फॉर्म है, यानी थर्ड फॉर्म होती, थर्ड फॉर्म भी कॉल्ड ही होती है, तो वो किसी न किसी हेल्पिंग वर्ब के साथ आती। अकेली है तो वो सेकंड फॉर्म है, और जब वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है तो पास्ट सिंपल टेंस है ना, पास्ट सिंपल टेंस है। और पास्ट सिंपल टेंस है तो उसमें हम लोग क्या लगाएंगे? हेल्पिंग वर्ब वॉज वर। तो अब मी को आगे लाएंगे, और मैंने पहले भी बताया है मी जब आगे आएगा तो आई बनेगा। अब आई के साथ में वॉज वर लगाना पड़ेगा क्योंकि ये पास्ट सिंपल टेंस है, और पास्ट सिंपल टेंस का जब हम पैसिव बनाते हैं तो उसमें हम लोगों को वॉज वर लगाना है, तो आई के साथ में वॉज लगेगा। तो आई वॉज, नोबडी है इसीलिए हम यहां पर नॉट लगाएंगे और कॉल की थर्ड फॉर्म कॉल्ड लिखेंगे। अब देखिए यहां पर, अब यहां भी कॉल्ड लिखा है, ये सेकंड फॉर्म है, लेकिन यहां पर जो ये कॉल्ड लिखा है ये थर्ड फॉर्म है। ये थर्ड फॉर्म क्यों है? क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब के साथ आई है दोनों ही कॉल्ड, लेकिन यह थर्ड फॉर्म है। ठीक है ना, आई वॉज नॉट कॉल्ड बाय नो वन, एनी वन नहीं लिखेंगे। तो इस तरह से हम लोग जो है वो इन अननोन और अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स को पढ़ते हैं, और इनके वाक्य जो है वो किस तरह से चेंज होते हैं वह आज हमने पढ़ा है। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हम लेते हैं, और उसमें है डबल ऑब्जेक्ट आते हैं तो सेंटेंस को कैसे हल करना, अगर उसमें ऑब्जेक्ट है या नहीं है उसको पहचानना कैसे, वह कैसे पढ़ना। तो चलिए हम लोग जो है वो अगला प्रकार इसका पढ़ते हैं। जब हमको ऑब्जेक्ट पहचानना होता है तो उस समय हम क्या कर सकते हैं, कैसे उसको पहचान सकते हैं? तो जैसा कि मैंने बोर्ड पर लिखा है, हाउ टू नो अबाउट द ऑब्जेक्ट, यानी कि एक सेंटेंस में ऑब्जेक्ट को कैसे पहचानना, क्योंकि हर वर्ब के पीछे आने वाली हर चीज जो है वो ऑब्जेक्ट नहीं होती है। अब देखिए मैं कुछ ऐसे यानी हम जब देखते हैं तो यह सारा जो है ना वो वर्ब पर डिपेंडेड है, यानी कि ऑब्जेक्ट पीछे है या नहीं है उसके लिए हमको ठीक से वर्ब पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि यहां पर वर्ब जो है वो दो प्रकार की होती है। पहला जो प्रकार है वो है ट्रांजिटिव वर्ब,
और दूसरा जो प्रकार है वो है इंट्रांजिटिव, यानी ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब। अब जैसा कि हम लोगों ने हिंदी में पढ़ा होगा कि इसको हम लोग सकर्मक क्रिया कहते हैं और इसको हम लोग अकर्मक क्रिया कहते हैं। अब जैसा कि इसका हिंदी में मीनिंग है सकर्मक यानी कर्म सहित, ऐसी वर्ब जो ऑब्जेक्ट जिसको फॉलो करता है, यानी उसके पीछे जो है वो ऑब्जेक्ट आता है। एक ऐसी वर्ब जिसके पीछे ऑब्जेक्ट नहीं आता है। इस प्रकार से सकर्मक और अकर्मक, ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव वर्ब, इसके बारे में हम पढ़ते हैं कि ये क्या होती है, इसको कैसे पहचाना जाता है। अब देखिए इन दोनों को पहचानने के लिए क्या होता है, तो ट्रांजिटिव वर्ब पहचानने के लिए हमें वाक्य में आई वर्ब से दो प्रश्न पूछने। कौन से दो प्रश्न पूछने, तो एक तो पूछना है व्हाट, क्या पूछना, व्हाट, या फिर पूछना whom। ये दो प्रश्न पूछने, व्हाट यानी क्या, whom यानी किसे या किसको, ठीक है। अब यहां पर व्हाट और whom पूछना, यदि इन दोनों प्रश्न पूछने पर, यह दोनों प्रश्न पूछने पर यदि किसी एक का उत्तर भी मिलता है तो वह ट्रांजिटिव वर्ब होगी। ठीक है। यदि उत्तर नहीं मिलता है तो इनट्रांजिटिव वर्ब होगी। तो यह हमारा सरलतम नियम है कि हमको क्या करना, यदि कभी हमारी एग्जाम में ऑप्शनल क्वेश्चन पूछे जाते हैं या किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है और उसमें वर्ब आई है, अभी सेंटेंस का पैसिव बनेगा या नहीं बनेगा, चार ऑप्शन दे दिए जाते हैं लेकिन वर्ब ही उसमें ट्रांजिटिव नहीं है, इसका तो पैसिव बनता ही नहीं, तो उसमें लास्ट वाला ऑप्शन होगा कि इसका नो पैसिव। ऐसा भी ऑप्शन पूछा जाता है हमारे कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में। तो हमको क्या करना कि उस वर्ब से क्वेश्चन पूछना, व्हाट जैसे या फिर whom। जैसे मैं एक एग्जांपल बताता हूं, एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे कि आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूं। अब हम क्या करते हैं, जब टेंस पढ़ते हैं तो इसको सब्जेक्ट पढ़ते हैं, इसको वर्ब पढ़ते हैं और इसको ऑब्जेक्ट पढ़ते हैं। टेंस पढ़े होंगे तो ऐसा वर्णन हमने किया होगा, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो यह जो टू स्कूल है ना, यह ऑब्जेक्ट नहीं है, यह ऑब्जेक्ट नहीं है। अब क्यों नहीं है, क्योंकि जब हम आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूं, मैं विद्यालय जा रहा हूं। अब हम पूछेंगे इस गो से, यानी जा रहा, ठीक है ना, जा रहा हूं। अब यहां पर अगर पूछा जाए कि क्या जा रहा हूं, व्हाट पूछना है ना, व्हाट गोइंग, क्या जा रहा हूं, उत्तर मिल रहा है क्या, स्कूल जा रहा हूं, नहीं मिल रहा, इसीलिए यह जो है वो सही नहीं है। अब whom गोइंग यानी किसको जा रहा हूं, किसे जा रहा हूं, तो स्कूल को जा रहा हूं, यह उत्तर नहीं होता है। अगर मैं पूछता हूं कि कहां जा रहा हूं तो उत्तर मिलता है स्कूल जा रहा हूं, लेकिन यहां कहां का जिक्र तो हुआ भी नहीं। या तो इन्होंने पूछा है व्हाट पूछिए या whom पूछिए, इन दोनों में से कोई ना कोई क्वेश्चन पूछना है, उसमें से एक का आंसर मिलना चाहिए। तो यहां पर तो दोनों क्वेश्चन पूछे, इसका मतलब है यह जो है गोइंग, यह इनट्रांजिटिव वर्ब है, और जब इनट्रांजिटिव वर्ब होती है तो उसका पैसिव नहीं बनता, इसीलिए हम लोग जो है वो गो, कम, सीम, लुक, इन जो इस प्रकार के जो वर्ब्स होते हैं उसके पीछे ऑब्जेक्ट
भले ही शेष वाक्य हो सकता है जिसको हम लोग एडजंक्ट कहते हैं, है ना, जो एडवर्ब हो सकता है, एडवर्ब ऑफ प्लेस वगैरह, तो यह सारी चीजें हो सकती है, लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता। और जब ऑब्जेक्ट नहीं है तो पैसिव नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि हमारा पैसिव वॉइस को कर्मवाच्य कहते हैं, यानी ऑब्जेक्ट इंपॉर्टेंट होता है, और ऑब्जेक्ट जब सेंटेंस में है ही नहीं तो उसका कभी पैसिव बनेगा क्या? नहीं बनेगा। तो इसके लिए इन वाक्यों के पैसिव नहीं बनेंगे, ठीक है ना। मैं एक और एग्जांपल लिखता हूं, जैसे कि शी गेव मी अ पेन, शी गेव मी अ पेन, मैंने यह सेंटेंस लिखा है। अब जब मैं इस सेंटेंस को देखता हूं तो यह हमारा सब्जेक्ट है। शी गेव मी अ पेन, उसने मुझे पेन दिया, उसने मुझे पेन दिया। अब यहां पर क्या दिया, अगर प्रश्न पूछा जाए कि क्या दिया, तो पेन दिया, आंसर मिल गया। इसका मतलब है यह पेन ऑब्जेक्ट है, यह क्या है? ऑब्जेक्ट है। अगर मुझे पूछा जाए, दूसरा प्रश्न पूछता हूं, किसे दिया या किसको दिया? मुझे दिया, यानी इसका मतलब है ये भी ऑब्जेक्ट है, ये भी क्या है? ऑब्जेक्ट है। अब इस वाक्य में दो ऑब्जेक्ट है, अब इस वाक्य में, इस सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट है। हम इन दोनों ऑब्जेक्ट से हमारा क्वेश्चन हल कर सकते हैं। पहला हमारा ऑब्जेक्ट है मी, इस मी को जब आगे लाएंगे तो आई बनेगा। क्या बनेगा? आई। गेव एक सेकेंड फॉर्म है, यानी कि पास्ट सिंपल टेंस है, तो आई वॉज गिवन। फिर अ पेन है शेष वाक्य, अ पेन बाय हर, आई वॉज गिवन अ पेन बाय हर, ऐसा हम लिख देंगे। यानी यह पेन ऑब्जेक्ट है, लेकिन हमने एक ऑब्जेक्ट को ही आगे ला सकते हैं, इसीलिए मी को आगे लाया, आई बनाया। पास्ट सिंपल टेंस है, इसीलिए वॉज लगाया। गेव की थर्ड फॉर्म, यानी गिव, गेव, गिवन, तो गिवन थर्ड फॉर्म लगाई। अ पेन शेष वाक्य पीछे हमने छोड़ा था, वो पीछे लिख दिया, और फिर बाय हर। अगर हम इसको अ पेन से बनाना चाहे तो भी बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे? तो अ पेन आ गया, मी पीछे ही रहेगा। अ पेन वॉज सेकेंड फॉर्म है ना, इसीलिए सेकेंड फॉर्म है तो वॉज लगेगा, और उसके बाद में इसकी थर्ड फॉर्म बना देंगे गिवन। अब यहां पर यह मी जो है, यह मी कभी अकेला नहीं आएगा, टू लगाना पड़ेगा। जब भी ऑब्जेक्टिव को छोड़ते हैं तो गिवन टू मी, गिवन टू हर ऐसा आएगा, है ना। तो गिवन टू मी बाय हर ऐसा पूछा जाएगा। तो इस तरह से हम लगा सकते हैं। तो हम वर्ब के जस्ट पीछे वाले को ही ऑब्जेक्ट माने। ऐसे ही मैं एक लिखता हूं कि माय ब्रदर, मैं एक और जैसे सेंटेंस लिखता हूं कि माय ब्रदर इज प्लेइंग हॉकी इन दिस ग्राउंड, इन दिस ग्राउंड। अब कई बार क्या करते हैं कि कई स्टूडेंट्स जो है ना, वो इस सेंटेंस को जब हल करते हैं तो सीधा उसको दिस ग्राउंड को आगे ले आते हैं सब्जेक्ट मान करके। तो ये ध्यान रखना कि कभी भी सेंटेंस में सबसे पीछे आने वाला वर्ड जो है ना, वो ही ऑब्जेक्ट नहीं होता है। तो इसके लिए हम लोग व्हाट, और पूछना मेरा भाई इस मैदान में जो है वो इस मैदान में हॉकी खेल रहा है। क्या खेल रहा है? हॉकी खेल रहा है। उत्तर मिल गया। तो यानी ये ऑब्जेक्ट है। किसको खेल रहा है? उत्तर नहीं मिल रहा, कोई बात नहीं, हमको एक उत्तर मिलना चाहिए, है ना। तो हॉकी ऑब्जेक्ट है, दिस ग्राउंड तो ये तो है ही नहीं, इसीलिए हम इस हॉकी को आगे लाएंगे और हम लिखेंगे हॉकी, ठीक है। इज है तो हॉकी के साथ भी इजी लगेगा, और फिर बीइंग लगाएंगे, इज बीइंग, और फिर प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड, प्लेइंग है ना, तो थर्ड फॉर्म प्लेड लगा देंगे। इन दिस ग्राउंड, अब यहां पर यह जो शेष वाक्य है इसको हम यहां लिखेंगे इन दिस ग्राउंड बाय माय ब्रदर, ऐसा हम यहां लिखेंगे। तो मुझे आशा है यह दोनों ही प्रकार आज हमने जो पढ़े हैं, एक तो अनइम्पोर्टेंट एंड अननोन सब्जेक्ट्स को पीछे बाय के साथ नहीं लिखना है, और दूसरा हमको ऑब्जेक्ट को कैसे पहचानना सेंटेंस में, और अगर डबल ऑब्जेक्ट है तो उस सेंटेंस को कैसे हल करना, उसके कुछ एक एग्जाम्पल हमने यहाँ बोर्ड पर लिखे हैं। हम घर पर इसकी प्रैक्टिस, उसका अभ्यास करते रहें ताकि हमें इसको पढ़ने में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हमको अगर कोई भी टॉपिक पढ़ना है तो उनका उसके डिस्क्रिप्शन जो है हमारा, उसमें लिंक दिया हुआ है, हम उसको खोल करके और पुराने वीडियोस देख सकते हैं। थैंक यू।